नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपना लक्ष्य चैनल में। चलिए मित्रों, जैसे कि हम देख रहे हैं मनोविज्ञान, संपूर्ण मनोविज्ञान विथ टॉपिक। तो टॉपिक के साथ सभी मनोविज्ञान के जितने भी टॉपिक हैं उन श्रृंखला को अच्छे से डिस्कस करेंगे और यह जो है बेस से लेके चलेंगे। तो चलिए, लेक्चर फर्स्ट में क्या है, मनोविज्ञान का परिचय था। लेक्चर 2 की बात करें तो मनोविज्ञान का विकास। तो मित्रों चलिए मनोविज्ञान के विकास के बारे में देखते हैं। तो मनोविज्ञान के विकास के बारे में अच्छे से समझेंगे। ये हमारा लेक्चर देखें तो ये जो लेक्चर है यह लेक्चर 2 है, जिसमें से मनोविज्ञान के विकास के बारे में देखेंगे। इसके पहले कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप मित्र कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि कमेंट में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करिएगा और हम आपकी दिक्कत को सॉल्व करेंगे। चलिए मित्रों देख लेते हैं, समझते हैं अच्छे से। मनोविज्ञान की सबसे पहले देखेंगे उत्पत्ति के बारे में। उत्पत्ति कैसे हुई है मनोविज्ञान की। तो सबसे पहले बात की जाए तो देखो, इसमें जो है शताब्दी है, 16 शताब्दी है, इसके बाद 17वीं शताब्दी है और 18वीं शताब्दी नहीं है मित्रों, इसके बाद 19वीं शताब्दी है और इसके बाद फिर 20वीं शताब्दी से टोटल एक रेगुलर यह मनोविज्ञान शाखा के रूप में फिर काम करने लगी। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसमें पूछता कैसे क्या है, तो पूछता है ये जैसे कि 16वीं शताब्दी है, 16वीं शताब्दी के जो महान दार्शनिक कौन थे या मतलब जो मनोविज्ञान के पक्ष में थे। इसके बाद 17वीं शताब्दी पूछता है, फिर 19वीं पूछता है, फिर 20वीं पूछता है। तो ये इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि कौन से समर्थक या उनके जनक हैं जो इन शताब्दी में मनोविज्ञान को समर्थन करते थे। चलो पहले देख लेते हैं 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी जो मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई, जिसे आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। तो एक चीज़ और देख लेंगे कि जो सबसे पहले थे तो मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था। तो सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। फिर दूसरा 16वीं शताब्दी के बाद आत्मा का जो है, जो इसके समर्थक थे अरस्तु हैं, डेकार्टे हैं और प्लेटो हैं। ये तीनों जो हैं इस आत्मा के समर्थक हैं। तो आत्मा क्या है, आत्मा का ना तो सही से कोई इसका रूप मिल पाया, अभी तक भी इसका खोज नहीं हो पाई कि आत्मा की क्या मतलब रूप कैसा है, रंग कैसा, ये सारी चीज़ें थी। तो रूप और इस तरह कोई आकार निश्चित ना होने के कारण 16वीं शताब्दी के बाद इसको 17 शताब्दी में आत्मा मनोविज्ञान को फिर आत्मा के रूप में नहीं जाना लगा। तो सिर्फ आत्मा का जो विज्ञान है 16वीं शताब्दी में ही जाना जाने लगा था। 17वीं शताब्दी में फिर कुछ दार्शनिक आए और बोले कि जो है 17वीं शताब्दी में आने के बाद बोले कि ये मनोविज्ञान जो आत्मा का रूप न होकर यह मन या मस्तिष्क का रूप है। किसका रूप है, मन या मस्तिष्क के रूप में जाने लगा। फिर क्या हुआ कि बताए, इसी तरह क्या हुआ, इसके जो समर्थक हैं सबसे ज़्यादा समर्थक थे पोम्पोलॉजी और उनके जो और भी उनके समर्थक थे जॉन लॉक, रिचडी और थॉमस रीड। ये दोस्तों थॉमस रीड लिखा है, शायद आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ना समझ आ रहा हो तो मित्र आप बताइएगा ज़रूर। थॉमस रीड, ठीक। तो इस तरह करके अब ये समर्थक थे। तो इसमें क्या हुआ, 17वीं शताब्दी में जब मन या मस्तिष्क के रूप में मनोविज्ञान को जाने लगा तो मन का भी ना तो कोई रूप था ना कोई आकार था। इस तरह इसको भी वैज्ञानिकों ने फिर क्या किया, इसको भी डिक्लाइन कर दिया। फिर 18वीं शताब्दी 17-18 तक तो यही चली मन या मस्तिष्क। इसके बाद फिर 19वीं शताब्दी आई। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को फिर चेतना के विकास के रूप में जाने लगा। अब मनोविज्ञान को फिर चेतना के विकास के रूप में जाना लगा और इसके जो समर्थक थे, इसके समर्थक थे विलियम वुंट, विलियम जेम्स सली। ये तीन जो हैं चेतना के विज्ञान के समर्थक हैं। तो मित्र देखिए, सबसे पहले आपको क्या इसमें देखना है, इसमें ये देखना है कि जो इनके समर्थक हैं कौन से उसमें हैं। तो सबसे पहले देख लो, हम देख रहे हैं। पहले हमने कहा मनोविज्ञान को किस नाम से जाना जाता था, तो मनोविज्ञान को जाना जाता था सबसे पहले
सबसे पहले मनोविज्ञान को जाना जाता था आत्मा का विज्ञान, ठीक है। मनोविज्ञान को सबसे पहले जाना जाता था आत्मा का विज्ञान। कौन सी? 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के नाम से जाना जाता था। इसके बाद दूसरा आया, फिर दूसरा इसे मन या मस्तिष्क के रूप में जाने लगा। किसके रूप में? मन या मस्तिष्क के रूप में इसे जाने जाना लगा। अब फिर ये कौन सी शताब्दी थी? तो ये थी 17वीं शताब्दी। ये कौन सी थी? 17वीं शताब्दी। इसके बाद क्या हुआ? फिर जाने लगा चेतना के विकास के रूप में। चेतना के विकास के रूप में। अब इसके वैज्ञानिक कौन से थे? विलियम जेम्स ली और विलियम वुंड। इसके बाद फिर क्या हुआ? इसका भी कोई अस्तित्व ना हो सका। इसके बाद फिर 20वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा परिमाणजनक लगा कि मनोविज्ञान क्या है। तो शाब्दिक अर्थ में वाटसन ने बताया है कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। क्या है? व्यवहार का। अगर आप कोई भी छोटा बच्चा होता है, अगर आप उसके व्यवहार को समझ पाते हैं कि वह जैसे वह बोल नहीं पाता, तो वह सिर्फ अपनी क्रियाशीलता या गतिविधि के माध्यम से आपको बता देता है। वह आपको एक तरह से ये कहा जा सके कि वह आपको व्यवहार के माध्यम से बता देता है कि वह क्या मांग रहा है। तो बस आप इसी वजह से कहते हैं व्यवहार का अध्ययन कर लीजिएगा, वही क्या है? मनोविज्ञान है। अब इसके समर्थक कौन कौन से थे? तो आपको हमने पहले बताया जे.बी. वाटसन, और इन्होंने वो भी दिया, सिद्धांत भी दिया है कि वाटसन जी ने सिद्धांत दिया है कि व्यवहार अधिगम का सिद्धांत, ठीक है। ये जे.बी. वाटसन का है। इसके बाद इनके साथ ही समर्थक थे थॉर्नडाइक, मैकडूगल के 14 सिद्धांत दिए हैं। इसके बाद पावलोव, इसके बाद वुडवर्ड, ठीक है। कुल मिला के इस तरह करके। और जे.बी. वाटसन ने लिखा हुआ है कि तुम मुझे एक ऐसा बालक दो, नवजात शिशु दो, और इसके बाद उसे आप जो बनाना चाहते हैं वो मुझे बताइए, और मैं उसे, चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर, जो भी आप कहेंगे मैं उसे बनाकर छोड़ूंगा, या फिर कह सकते हैं आपको बनाकर दूंगा, ठीक है, जो आप कहेंगे। तो उन्होंने व्यवहार के अध्ययन के माध्यम से यह बताया था, ठीक है। अब चलिए इसके बाद मनोविज्ञान विषय का अध्ययन कब शुरू हो गया? इसके पीछे का कारण यह है कि एक व्यक्ति आते हैं, एमिल पुस्तक लिखते हैं, जिसका एमिल पुस्तक किसने लिखी है? तो एमिल पुस्तक लिखी है रूसो ने। तो क्या हुआ? ये जो है 16वीं शताब्दी में आते हैं, और इन्होंने छठी शताब्दी में आते हैं, और छठी शताब्दी में आने पर एक एमिल नामक पुस्तक लिखते हैं, जिसमें से उन्होंने एक पुस्तक लिखी, और पुस्तक में उन्होंने यह बताया कि अध्यापक बच्चों को पढ़ाए वो किस प्रकार, विशेष प्रकार से किस प्रकार पढ़ाए, ठीक है। तो ये चीज़ें उन्होंने लिखी। और प्रशिक्षित अध्यापक यदि बच्चे को पढ़ाएंगे तो रूसो को मानना था कि बच्चा अच्छा सीखेगा, उनके व्यवहार का अच्छा परिमार्जन होगा, वे सशक्त नागरिक बनेंगे। और आपको पता है कि उस समय पूरी दुनिया में यूनान साइंस, शिक्षा और स्वास्थ्य में इतना आगे था कि आज तक किसी भी देश ने आधुनिक विज्ञान आ जाने के बाद भी वहाँ तक कोई भी देश पहुँच पाया नहीं है। पूरी दुनिया में यदि कोई प्रमाण मिलता है तो अध्यापकों के प्रशिक्षण से संबंधित है, तो वह प्रमाण मिलता है। और वह प्रमाण कहाँ मिलता है? तो रूसो के एमिल से मिलता है। रूसो की पुस्तक जो है एमिल, यह पुस्तक का नाम बहुत पूछा जाता है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि जो एमिल पुस्तक है किसने लिखी है? तो एमिल पुस्तक लिखी है किसने? रूसो ने एमिल पुस्तक लिखी है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। हालांकि उस समय रूसो की बातों पर अमल भी किया गया, और यूनान में बताए गए के अनुसार शिक्षा व्यवस्था का संचालन भी किया गया, और अध्यापकों का प्रशिक्षण भी किया गया। इसके बाद 1912-13 में आधुनिक समय में अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान एक पुस्तक लिखी।
तो याद रखिएगा, देखो मनोविज्ञान का जो मनोवैज्ञानिक का जो जनक एजुकेशन साइकोलॉजी, अगर ये बात करें, ये तो आपको बताएंगे जनक क्या है और कुछ बहुत सारी पुस्तकें और सिद्धांत, ये चीज़ों के लिए हम एक अलग मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाएंगे। और जो सीटेट और यूपीटेट, इसके साथ साथ ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा सुपरटेट, एसटेट, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो आने वाला है सिद्धांत, खुद आप कहेंगे कि जितने भी सारे सिद्धांत हैं साइकोलॉजी के जितने भी सिद्धांत हैं उस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप जो है वो वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो जितने भी सिद्धांत है आपको, अगर आप ये कहते हैं अभी तक हमें मनोविज्ञान बहुत कठिन लगती है, अगर आपको मनोविज्ञान बहुत कठिन लगती है तो आप घबराना छोड़ दीजिएगा। ये हमारी गारंटी है। अगर मनोविज्ञान को हम बहुत ही इजी वे में आपको व्यवहारिक तौर पे जो भी आप सीखते हैं आपको बहुत सरल लगता है, तो व्यवहारिक तौर पर हम आपको सिखाने का दावा करते हैं और आपको पूरी मनोविज्ञान जो है बहुत इजी लगने लगेगी। तो इतनी बात याद रखिएगा, ठीक है। आप घबराइएगा नहीं, बहुत अच्छे से हम समझा सकते हैं। ये हम आपको एक गारंटी, एक दावे के साथ कहते हैं। चलिए, तो क्या अगर पूछते हैं कि देखो, हमने कहा कि एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, तो एजुकेशन साइकोलॉजी जो पुस्तक है किसकी है? तो एजुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक है थॉर्नडाइक की। बहुत सारे लोग इसमें अरस्तु लगाते हैं। जब परीक्षा में पूछा जाता है तो तो एजुकेशन साइकोलॉजी किसकी है? थॉर्नडाइक की। देखो हमने बताया सही और बातों बातों में कलर लिखे जा रहे थे। तो मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक थे, एक मनोवैज्ञानिक। ये कहाँ के थे? देखो हमने इसको बताया भी, कहाँ के थे? अमेरिका के थे। थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? मनोविज्ञान पर इन्होंने लिखी एजुकेशन साइकोलॉजी। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान। हिंदी में इसे कहेंगे शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। और चलिए आगे चलते हैं। इस पुस्तक में शिक्षक के प्रशिक्षण संबंधी चर्चा की गई है। अब की बार जो कुछ भी हुआ थॉर्नडाइक के बाद एक परिवर्तन था, जिससे हम एक पुस्तक ऐसी पीढ़ी बनाने जा रहे थे जो नई पीढ़ी आने वाली के सुधार करती थी तथा उन्हें अच्छे मार्गदर्शन पर सशक्त नागरिक बनाने का परिमार्जन करती थी, ठीक है। तो इसमें जो मेन पॉइंट थे आपको बता दिए, उन्हें बहुत अच्छे से याद रख लेना। और इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर समझ लीजिएगा। मनोविज्ञान पर पहली लिखी गई पुस्तक कब थी? देखो सबसे पहले अगर मनोविज्ञान पे सबसे पहली पुस्तक लिखी गई थी तो 1590 में लिखी गई थी। कौन सी? रुडोल्फ गाइकिल की पुस्तक साइकोलॉजिया, PSY साइकोलॉजिया, ठीक है, साइकोलॉजिया। तो 1590 में सबसे पहले अगर मनोविज्ञान की जो पुस्तक लिखी गई वह कौन सी थी? तो रुडोल्फ गाइकिल। ये पुस्तक साइकोलॉजिया पुस्तक किसने लिखी है? तो लिखी है रुडोल्फ गाइकिल ने। ये आप याद रखिएगा। कब लिखी गई थी? सन 1590 में। सन 1590 में लिखी गई थी। इतनी बात समझ में आ गई। तो सन 1590 में किसने लिखी? रुडोल्फ गाइकिल ने। कौन सी पुस्तक का नाम था? साइकोलॉजिया। इसके बाद इसी साइकोलॉजिया पुस्तक में पहली बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। तो देखो मनोविज्ञान को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं साइकोलॉजी। तो जो ये साइकोलॉजी शब्द है कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया साइकोलॉजिया, जो किसने लिखी थी? रुडोल्फ गाइकिल ने सन 1590 में लिखी थी। सन 1590 में लिखी थी। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद जब मनोविज्ञान की खोज की जाने लगी तब रुडोल्फ गाइकिल ने साइकोलॉजिया में साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग मिला, लेकिन साइकोलॉजी विषय शब्द में साइकोलॉजी के संबंध में कुछ स्पष्ट वर्णन नहीं है। जब बात आई मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति की तलाश की जाने लगी तो गैरेट ने साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया।
अब देखो, जब साइकोलॉजी शब्द की बात, अभी तक क्या था, रुडोल्फ गाइकोल ने तो साइकोलॉजिया की शब्द की उत्पत्ति की थी, लेकिन उन्होंने इसका सही वर्णन नहीं किया था कि आखिरकार साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है। तो फिर गैरेट महोदय आए, ये लिखा हुआ है, गैरेट महोदय आते हैं और इन्होंने साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया। अब साइकोलॉजी शब्द देखो, हम भी बता रहे हैं कौन कौन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो साइकोलॉजी शब्द सबसे पहले कहाँ से लिया गया, तो साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी जो शब्द है यह दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। एक है साइके और दूसरा है लॉगस। साइके और लॉगस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। साइके का मतलब होता है आत्मा। साइके का अर्थ क्या होता है मित्र? आत्मा। साइके का अर्थ क्या होता है? आत्मा। और लोगस तो आप लोग अच्छे से जानते होते हैं, अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। साइके का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ क्या है? आत्मा। तो साइकोलॉजी जो शब्द ली गई है, साइकोलॉजी शब्द साइके तथा लोगस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ प्लस लगा देते हैं। साइके प्लस लोगस से मिलकर क्या बना है? साइकोलॉजिया। और साइके का अर्थ क्या है? आत्मा। और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना। तो आत्मा का अध्ययन करना ही, बड़ा ही सिंपल परिभाषा साइकोलॉजी की आ रही है। देखिए मित्र, आत्मा का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? साइकोलॉजी कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई? किसी कोई दिक्कत? हमारे अनुसार दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो गैरेट महोदय क्या कह रहे हैं? आत्मा का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? साइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है। और इसके बाद साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया। अब देखिए, जो साइकोलॉजी है ये इसका कौन सी भाषा से लिया गया है? तो यह लिया गया है ग्रीक भाषा से। कौन भाषा से? ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो आप इतना याद रखिएगा कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति साइके तथा लॉगस शब्दों से मिलकर हुई है, जिसका अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन करना, और यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत अच्छी बात। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अरस्तु में विशेषता क्या थी? देखो, इसके बाद हमने पहले किसको पढ़े? सबसे पहले पढ़े रुडोल्फ गाइकिल को। किसको पढ़ा? रुडोल्फ गाइकिल को। अब रुडोल्फ गाइकिल को पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पे हमने पढ़े गैरेट को। किसको पढ़े? गैरेट को। आप सभी लोगों को हमने जो इनकी खासियत थी, रुडोल्फ गाइकिल की पुस्तक कमेंट करिएगा। रुडोल्फ गाइकिल की इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, और रूसो की पुस्तक का नाम बताइएगा, रूसो की पुस्तक कौन सी थी। ठीक है। इसके बाद गैरेट के बारे में पढ़ा। इसके बाद अब पढ़ रहे हैं, देखो, अरस्तु के बारे में। अब अरस्तु के बारे में देखो क्या था, इन्होंने क्या लिखा हुआ था। अरस्तु की विशेषता क्या थे कि अरस्तु एक दार्शनिक था और दर्शन की यह परंपरा रही है कि दर्शन में हमेशा परमात्म तत्व की विशेषताएं की जाती हैं, चर्चा की जाती थी। अब परमात्मा का अध्ययन होता था। देखो, सबसे पहले क्या पढ़ा जाता था? दर्शन शास्त्र पढ़ा जाता था। आप लोग अच्छे से जानते। तो दर्शन शास्त्र में क्या होता था? परमात्मा, आत्मा और परमात्मा दो किसी चीज़ में बहुत बताया जाता है। कबीरदास जी ने भी बताया है कि आत्मा का जब परमात्मा में मिलन हो जाता है तभी हमारी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो अरस्तु एक ऐसा पहला दार्शनिक था जिसमें मनुष्य के जरिए आत्मा का अध्ययन करना प्रारंभ किया था। अब आत्मा के अध्ययन करना प्रारंभ किया मनुष्य के, किसके? दार्शनिक ने मनुष्य के जरिए आत्मा का अध्ययन करना प्रारंभ किया। दर्शन में पहली बार परमात्मा से छोड़कर आत्मा का अध्ययन करना अरस्तु ने शुरू किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दर्शन में पहली बार जो है, दर्शन में परमात्मा का अध्ययन पढ़ा जाता था, लेकिन अरस्तु ने क्या किया? परमात्मा के अध्ययन को छोड़कर आत्मा के अध्ययन को पढ़ना शुरू किया। अब अरस्तु का मानना था कि मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां जो कुछ भी अनुभव करती हैं, अपने सारे अनुभव और अपने सारे ज्ञान को आत्मा में भेजती हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे। अब ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं? आप सभी लोगों को पता है, आँख कान नाक ये सभी कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? 5 होती हैं। कितनी ज्ञानेंद्रियां? 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इसलिए ज्ञानेंद्रियों से जुड़े भौतिक के बारे में आपको जो है, आपको
जानना है। तो अरस्तु का मानना है कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा पहुंचाई गई सूचना जहां गई वह आत्मा है। अर्थात व्यक्ति की आत्मा का अध्ययन कर ले तो इस व्यक्ति का अध्ययन कर लेंगे। इसके बाद चलिए, ये तो थ्योरी थी। हम इससे यह स्पष्ट होता है कि मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आत्मा का अध्ययन करते हैं। इसके बाद एक व्यक्ति आता है जिसका नाम केलर है, वह भी इसका सपोर्ट करता है, कहता है कि दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की जननी है। तो देखो यहाँ से एक क्वेश्चन मिल गया। देखो हमें क्वेश्चन पकड़ना है। सबसे पहले अगर पूछ ले मनोविज्ञान की जननी कौन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन, कई बार पूछा भी गया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम आपको बहुत एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। मनोविज्ञान की जननी कौन है, तो मनोविज्ञान की जननी है दर्शन शास्त्र। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो है दर्शन शास्त्र से ही निकलकर मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलो, दर्शन शास्त्र क्या है, मनोविज्ञान की जननी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। चलो, अब क्या हुआ, अरस्तु मनोविज्ञान का जनक है। अब देखो, अब अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक क्यों कहते हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं मित्र क्योंकि इन्होंने ही दर्शन शास्त्र, सभी लोग तो दर्शन शास्त्र में क्या पढ़ते थे, परमात्मा के बारे में पढ़ते थे, लेकिन अरस्तु एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने परमात्मा के बारे में अध्ययन ना करके इन्होंने किसके बारे में अध्ययन किया है, इन्होंने अध्ययन किया है किसके बारे में, आत्मा के बारे में। तो आत्मा के बारे में अध्ययन, और हमने आपको बताया है कि मनोविज्ञान को 16वीं शताब्दी में आत्मा के विज्ञान के रूप में जाना जाता था। इतनी बात समझ में आ गई। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताने का हमें कष्ट करें, कमेंट जरूर करें। आपका जो कमेंट है वह हम लेंगे, उसका हो सकेगा तो वहीं निदान करेंगे, और वहाँ निदान अगर नहीं कर पाते हैं तो आपके नाम लेकर अगले वीडियो में हम जरूर निदान करेंगे। चलिए, केलर इन दोनों बातों को स्पष्ट कर लेता है। इसके बाद उसको नकार क्यों दिया गया, क्योंकि मनोविज्ञान विज्ञान का भाग है जो विज्ञान प्रयोग के आधार पर चलता है, यानी विज्ञान आधारित होता है प्रयोग पर। देखो, अब विज्ञान क्या है, आप सभी लोग जानते हैं, विज्ञान वही है जैसे हम कुछ भी चीज़ देते हैं। अब कुछ भी चीज़ में हम क्या कहते हैं, हम उसको साक्ष्य मानते हैं कि हमारे सामने लाओ। अगर आप कहते हो कि दूध से दही का निर्माण होता है, तो दूध हमारे सामने लाओ और हमारे सामने आप दही का निर्माण करके दिखाओ। यही तो विज्ञान है ना मेरे मित्र। अब इन्होंने क्या कहा कि जो है आत्मा जो है मनोविज्ञान जो है, आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। अब क्या हुआ कि आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है, तो वैज्ञानिक दृष्टि से हमने कहा प्रूव्ड करो। अब भैया हम कहाँ जाएं और आत्मा कहाँ से लेकर आएं, तो हमें ये लगा कि आत्मा का ना ही कोई इसका रंग है, ना ही रूप है, ना ही कोई आकार है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके कोई निश्चित नहीं है। आत्मा का ना रंग है, ना रूप है, ना आकार है। ये सारी चीज़ें निश्चित ना होने के कारण फिर इसको वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया, नकार दिया, इसके मत को खारिज कर दिया, ठीक है। तो इसके जब मत को खारिज कर दिया तो दूसरी बार फिर आया मन या मस्तिष्क का विकार, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। अब देखो, मनोविज्ञान को सबसे पहले माना गया आत्मा के विज्ञान के रूप में। इसके बाद जब आता है मन या मस्तिष्क का विज्ञान, तो अब इसमें जब आते हैं मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में, तो इसमें क्या हुआ, अब देखो, इसके बाद मन या मस्तिष्क का विज्ञान आया और उसको बताते हैं पोम्पोलॉजी।
अब इसके जनक कौन थे, आत्मा के विज्ञान के जनक कौन थे, आप बताइएगा। तो इसके थे प्लेटो डेकार्टे, ठीक है, प्लेटो डेकार्टे। अब मन या मस्तिष्क की बात करें तो मन या मस्तिष्क के थे रुडोल्फ गाइकिल, और सबसे मेन तो इसके थे पोम्पोलॉजी, पोम्पोलॉजी, ठीक है। तो साइकोलॉजी जो है रुडोल्फ गाइकल केलर के बताए हुए साइकोलॉजी में साइको का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना। वहीं यह संशोधन करते हैं, क्योंकि आत्मा का अध्ययन करना किसने बताया था, रुडोल्फ गाइकिल। तो रुडोल्फ गाइकिल किस में आएंगे, आत्मा किस में आएंगे। मन या मस्तिष्क के समर्थक कौन कौन से थे, तो मन या मस्तिष्क जो समर्थक थे, मन या मस्तिष्क के जो समर्थक हैं उनको देख लेते हैं। अब मन या मस्तिष्क के जो समर्थक हैं वो हैं पोम्पोलॉजी। अब इन्होंने क्या बताया, साइकोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, एक है साइको और लोगस। साइको का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। यह दोनों शब्द ग्रीक भाषा के हैं, लेकिन साइके का अर्थ है आत्मा ना होकर यह मन मस्तिष्क होता है। यह किसने कहा, पोम्पोलॉजी ने कहा। अब पोम्पोलॉजी के अनुसार विज्ञान की वह शाखा जिसमें मन या मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं, मन का अध्ययन करते हैं, ना कि आत्मा का। इन्होंने आत्मा के प्रस्ताव को ठुकराया था, ठीक है। तो अब पोम्पोलॉजी आते हैं और ये कहते हैं कि जो है आत्मा का अध्ययन ना करके मन या मस्तिष्क का अध्ययन करिएगा, ठीक है। अब पोम्पोलॉजी के कहने का तात्पर्य यह था कि हमारी ज्ञानेंद्रियां जितना भी अध्ययन करती हैं, मतलब ज्ञानेंद्रियों से जितनी भी संवेदनाएं होती हैं वह हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। हमारे भारत में दर्शन शास्त्र की दो परंपराएं देखी जाती हैं। पहली देखी जाती है पाश्चात्य दर्शन परंपरा और दूसरी देखी जाती है भारतीय दर्शन परंपरा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पाश्चात्य दर्शन परंपरा में क्या है, मन और मस्तिष्क को एक माना जाता है। अब पाश्चात्य दर्शन शास्त्र की परंपरा में क्या होता है, मन और मस्तिष्क को एक माना जाता है। अब जब एक माना जाता है, जबकि भारतीय दर्शन शास्त्र में की परंपरा में मन अलग है और मस्तिष्क अलग अलग है। मन को आत्मा समझा जाता है, लेकिन हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं वह पाश्चात्य दर्शन के परंपरा के अंतर्गत। यहाँ मन की तात्पर्य भी हम मस्तिष्क से ही लगाएंगे। तो आप समझ रहे हैं ना, हमें क्या समझना है, हम ये समझेंगे अगर हम मन जो है, मन तो सच में कहें तो आत्मा को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन हम अब मन जो है आत्मा को नहीं कहेंगे, मन समझेंगे किसको, मस्तिष्क को, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए इसके बाद अब जो है, अब पोम्पोलॉजी कहते हैं कि भौतिक व्यक्ति का अध्ययन करना है तो उसका मन मस्तिष्क का अध्ययन किया जाए। अब उन्होंने कहा कि अगर आप भौतिक व्यक्ति का अध्ययन करना है तो उसके मस्तिष्क का अध्ययन करिए, लेकिन पोम्पोलॉजी फेल कहाँ हो जाते हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ या की सूचनाएं या संवेदनाएं होती हैं वह संवेदनाएं मस्तिष्क के जिस भाग में जाती हैं वह अमूर्त होती हैं। और मित्रों इसको दूसरा कोई नहीं देख सकता। तो जिस हिस्से का अध्ययन करने की बात कह रहे हैं वह भी तो अमूर्त है। अब देखो हमने आत्मा को क्यों ठुकराया था, क्योंकि आत्मा अमूर्त है, अर्थात हम आत्मा को नहीं देख सकते। अब यही बात आकर उन्होंने पोम्पोलॉजी ने मन या मस्तिष्क का अध्ययन नाम बताया और फिर कहा कि जो हम मस्तिष्क को सूचनाएं पहुंचाते हैं उनका अध्ययन करिए। तो आप ही बताइएगा, जो हम सूचनाएं पहुंचा रहे हैं, जो हम संवेदनाएं तो आप समझे रहे होंगे, ठीक है। अब हम आपको एक गाल में थप्पड़ जड़ दिए तो वो आपके संवेदनाएं अंदर तक जाता है। तो ये जो अंदर तार बिछा हुआ है जाने का, सूचनाओं का, तो वो एक संवेदनाएं को जो सूचनाएं पहुंचाती हैं तो उनको क्या हम देख सकते हैं क्या?
या फिर उनको देख भी लेंगे तो उनको जानने वाला कौन है, वही व्यक्ति तो होगा। एक तो ये पहली बात अमूर्त हो गई। अब अमूर्त को हमने आत्मा से ठुकरा दिया तो इसको कैसे मान लेंगे, तो इसको भी ठुकरा दिया गया। इतनी बात समझ में आई। अब अमूर्त सत्ता कर रहे हैं कि जिसके पास प्रयोग नहीं हो सकता, अर्थात इनके भी मत को खारिज कर दिया गया और कहा गया मन या मनोविज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान नहीं है। इतनी बात समझ में आई। चलिए इसके बाद क्या होता है 19वीं शताब्दी में। अब देखो 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान, 17वीं शताब्दी में कौन सा, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, और 17-18 दोनों में ही यही चलेगा, क्या, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। अब आता है 19वीं शताब्दी। अब 19वीं शताब्दी जब आती है तो 19वीं शताब्दी में क्या होता है, 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में जाना जाता है। अब देखो पहले तो आत्मा का काम खत्म हो गया, दूसरे में आए मन या मस्तिष्क, मन या मस्तिष्क, उसका भी काम खत्म हो गया, मन या मस्तिष्क। ठीक, तीसरा नाम आया चेतना का। किसका नाम आया, चेतना का। अब चेतना क्या है, इसके बाद 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में जाने लगा। इसको समझाने का काम किया था किसने, विलियम वुंट ने। अब चेतना के विज्ञान को किसने समझाया, विलियम वुंट ने। अब देखिए मन को किसने समझाया था, पोम्पोलॉजी ने। इनके समर्थक कौन थे, विलियम जेम्स और विलियम जेम्स सली। ठीक है। अब विलियम वुंट ने क्या किया, जर्मनी के थे यह, जर्मनी के एक शहर है लिप्चिंग, बहुत पूछा जाता है तो देख लीजिए, जर्मनी में एक शहर है कौन सा, लिप्चिंग। इसकी स्थापना हुई थी 1879। ठीक है। तो इन्होंने यहाँ एक विश्वविद्यालय, लिप्चिंग विश्वविद्यालय, ये यहाँ पे क्या थे, प्रोफेसर थे, कौन, विलियम वुंट। अब कभी कभी क्या पूछ लेता है, लिप्चिंग शहर में तो है लेकिन उस विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो जो उस विश्वविद्यालय का नाम है वो देख लेते हैं, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ठीक है। चलिए, तो विलियम वुंट अब क्या करते हैं, यहाँ अध्ययन करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब जब यहाँ अध्ययन करते हैं, नेक्स्ट पेज, हाँ, विलियम वुंट यह ठान कर चल रहे थे कि चेतना के प्रयोग का विषय बनाकर चलेंगे। अब क्या हुआ, 1879 ईस्वी विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की एक प्रयोगशाला स्थापित की थी। कहाँ, लिप्चिंग विश्वविद्यालय में। अब लिप्चिंग विश्वविद्यालय में जब एक प्रयोगशाला स्थापित की, इन्होंने प्रयोगशाला में चेतना प्रयोग करने का कार्य किया, लेकिन इनसे ज़्यादा काम करने के कार्य किया किसने, विलियम जेम्स ने। किसने किया, विलियम जेम्स ने। प्रयोगशाला में विधियों को समझाने का काम किसने किया, विलियम जेम्स ने। तो जो आधुनिक मनोविज्ञान हम पढ़ रहे हैं, यह आधुनिक मनोविज्ञान की जन्मभूमि क्या है, अमेरिका है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम देखो इस समय जो पढ़ रहे हैं, कौन सा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, आधुनिक मनोविज्ञान। कौन से मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, आधुनिक मनोविज्ञान। अब पहली तो आधुनिक मनोविज्ञान, दूसरा क्वेश्चन, आधुनिक मनोविज्ञान कब से माना जाता है। तो इन्होंने देखो एक विश्वविद्यालय में जो प्रयोगशाला स्थापित की जाती है वही मानी जाती है। ठीक है। अब इसके सबसे पहले पूछे जाते हैं जनक, इसके जनक कौन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो मित्र, आधुनिक जो मनोविज्ञान है इसके जनक कौन है, जेम्स, विलियम जेम्स हैं। कौन है, विलियम जेम्स, जो इन्होंने सबसे ज़्यादा कार्य किया। देखो स्थापना तो किसने की थी, विलियम वुंट ने की थी, लेकिन इन्होंने ज़्यादा कार्य नहीं किया। कार्य सबसे ज़्यादा किसने किया, विलियम जेम्स ने। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो मित्रों विलियम जेम्स को कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जन्म कहाँ पर हुआ, तो यह हुआ अमेरिका में। कहाँ पर हुआ, अमेरिका में। चलिए अब
क्या हुआ, देखो ये इम्पोर्टेंट लिखा भी हुआ है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है। इसे आप बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद प्रायोगिक मनोविज्ञान का आरंभ कब हुआ? प्रायोगिक का मतलब कि आधुनिक मनोविज्ञान जो हम प्रयोग करते हैं 1879 से, अर्थात ये तो हो गया वर्ष, अगर पूछता है शताब्दी में तो 19वीं शताब्दी में। इतनी बात समझ में आई। और प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम वुंट। कहाँ प्रयोग किया था? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। इतनी बात समझ में आ गई, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। ठीक है, अब यह चेतना भी स्पष्ट तौर पर प्रयोग का क्षेत्र नहीं हो पाया। इसी पर चेतना पर मंथन करते करे मनोविज्ञान का एक रूप प्राप्त कर लेता है, और वह क्या है? व्यवहार के रूप में। क्या है? व्यवहार के विज्ञान के रूप में। इतनी बात समझ में आई। तो अब क्या कहते हैं? मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाता है। चेतन पर मंथन चलता रहा। उस समय दो भाग थे, एक संरचनावादी शाखा, एक प्रकार्यवादी शाखा। संरचना और प्रकार्यवाद दोनों चेतना को समझाने का प्रयत्न कर रहे थे। कुछ का मानना था कि चेतना जो है व्यवहार करके उत्पन्न होती है, और कुछ का मानना था कि चेतना द्वारा व्यवहार करते हैं। जिनका यह मानना था कि हम चेतना के द्वारा व्यवहार करते हैं वह संरचनावादी थे, और जिनका मानना है कि चेतना की स्थिति के कारण व्यवहार तक पहुंचते हैं वह प्रकार्यवादी थे। इतनी बात समझ में आ गई। यह संरचना और प्रकार्यवाद बाद में गेस्टाल्टवाद का व्यवहारवाद के रूप प्राप्त करता है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि गेस्टाल्टवाद क्या है। तो देखो व्यवहारवाद ही क्या है? गेस्टाल्टवाद है। अब गेस्टाल्टवाद क्या है? कोई बालक आपके सामने आता है और वह छोटा बालक है, आपसे पूछता है पिताजी ये सामने क्या है, तो आप बताते हो। अब सामने एक ये देखो मित्र पेड़ निकल, इस तरह का पेड़ दिखता है। अब पूछता है पापा जी यह क्या है, तो आप कहते हो बेटा यह पेड़ है। ठीक है, तो आप बिल्कुल सही कहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले बच्चों को पेड़ के बारे में बताना है, फिर उनकी धीरे धीरे जब वो पेड़ को जानने लग जाएगा तो फिर पत्तियों के बारे में बताना है, और फिर इसके बाद उसके जड़ है, फूल हैं, फल है, अर्थात फिर आप उसका आंशिक के बारे में बताएंगे। पहले क्या? पूर्णवाद के नाम से भी इस सिद्धांत को जानते हैं। किसको? गेस्टाल्टवाद को। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? पूर्णवाद के बारे में बताएंगे। चलिए अब देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्या? मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। 1905 में मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजिया। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजिया पुस्तक किसकी है? तो मित्रों आउटलाइन ऑफ द साइकोलॉजिया किसकी है? मैकडूगल की है। किसकी है मित्र? मैकडूगल की है। इस पुस्तक में पहली बार व्यवहार शब्द का प्रयोग हो गया। किसमें? कब हुआ था? 1905 में। और सबसे पहले व्यवहार शब्द का तो हमने आपको बता दिया कि चेतना दो प्रकार से कार्य करती है, एक संरचना व्यवहारवाद की तरह से, और दूसरी कार्य करती है किसकी पे? प्रकार्यवाद पे। ठीक है, तो वो भी देखो दोनों आधारित किसमें है? व्यवहारी पे। तो ऐसा ना किया जाए कि जो यह है ये चेतना का विषय ना रख के व्यवहार का विषय रख दिया जाए। तो मित्रों इसके बाद है 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहारवाद के विज्ञान के रूप में जाने जाना लगा। 1912-13 में जेबी वाटसन ने व्यवहार को समझाने का बहुत अच्छा प्रयत्न किया है। किसने किया है? जेबी वाटसन ने। अब जब जेबी वाटसन ने व्यवहार को समझाने का बहुत अच्छा प्रयास किया तो इन्हीं के नाम पर व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया? जेबी वाटसन। व्यवहारवाद के जनक कौन हैं? वो भी कौन है? जेबी वाटसन। वाटसन ने कहा
हमारे मस्तिष्क की दो क्रियाएं हैं, एक होती है अमूर्त, एक होती है मूर्त। मूर्त का मतलब वह प्रत्यक्ष होती है जो तुम्हारे सामने होती है, अमूर्त का मतलब वह है जो तुम्हारे सामने ना होकर अमूर्त होती है, जो दिखाई नहीं पड़ती हैं। ठीक है, जैसे गाली देंगे तो आप प्रतिक्रिया करेंगे, व्यवहार प्रशंसा करेंगे तब भी आप प्रक्रिया करेंगे। ठीक है, तो इस तरह करके ये समझाएंगे और यह प्रायोगिक होकर सिद्ध हो गया, तब से मनोविज्ञान को विज्ञान के कुल मिला के। अब देखो, जब व्यवहार का विज्ञान मान लिया गया तो यही कहा गया कि आप इसको वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध करिएगा। तो विज्ञान के तरीके से हमने आपको पहले भी बताया कि विज्ञान साक्ष्य मांगता है, सामने होना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक तमाचा जड़ दिया, तो उसने भी क्या किया, हमारे तमाचा जड़ दिया। अर्थात हमने उस पर कुछ ना कुछ व्यवहार किए हैं, कुछ ना कुछ व्यवहार किए हैं, तभी इसी की वजह से उसके व्यवहार में भी क्या हुआ, दखलंदाजी हुआ है। इतनी बात आपको समझ आ गई तो बहुत बढ़िया। इसके बाद लास्ट है शिक्षा मनोविज्ञान में हम मनो के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, बाल विकास और बाल मनोविज्ञान का। तो ये जो व्यवहार है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। और आज हमने आपको बताई कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति और मनोविज्ञान का विकास कैसे कैसे हुआ। इसमें से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम जो भी क्वेश्चन अगर मनोविज्ञान के विकास से बनेंगे, ये गारंटी है या फिर इसे कह सकते हैं दावा है कि इस वीडियो से छोड़कर ये आपको बिल्कुल बेस से बताया है हमने, बेस से बताया है। बेस का मतलब होता है एक आधार। कोई भी अगर महल की जो है आधार होगी, अगर वह जितने मजबूत होगी उतना वह भवन निर्माण जो है वह टिकाऊ होगा। ठीक है मित्र, तो चलिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और हो सके मित्र तो शेयर जरूर करें। आपके लिए ये मेरा बहुत अच्छा प्रण, ये क्रम सीरीज चलाता रहूँगा, जब तक रहूँगा तब तक सीरीज चलाता रहूँगा। और आपको मेरा दावा है कि मैं आपको मनोविज्ञान सिखाकर ही शांति से बैठूंगा, अन्यथा शांति से बैठने वाला नहीं हूँ। चलिए मित्र, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।